नमस्कार, मैं ब्रजतन जोशी बीए द्वितीय वर्ष की AJO सेक्शन की इस वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, हमने अपने पहले पूर्व के कालांश और ऑडियो वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया कि हिंदी में रीतिकाल में नायक नायिका की स्थिति क्या रही और मैंने नायिका भेद के बारे में विस्तार से बताया। आज के इस कालांश में मैं आपको रीतिकाल में नायक का अर्थ, स्वरूप और धारणा के बारे में विस्तार से बातचीत करूंगा। देखिए, हिंदी का नायक शब्द अंग्रेजी के हीरो का पर्याय है। अंग्रेजी में जब हीरो जिसे आप कहते हैं, हिंदी में उसे हम नायक कहते हैं। शास्त्रीय अर्थों में नायक शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया था। फिर अग्नि पुराण में भी नायक शब्द का प्रयोग किया गया। फिर दशरूपकार में भी, धनंजय के दशरूपक में भी इसका प्रयोग हुआ। साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ है, उन्होंने भी नायक की जगह नेता शब्द का उपयोग किया। इस तरह से हम देखते हैं कि नायक या नेता की परंपरा जो हमारी काव्यशास्त्रीय परंपरा है, उसमें बहुत प्रारंभ से चली आ रही है ना। उसमें देखते हैं कि प्राचीन साहित्य में नायक और नेता दो शब्द इसके लिए प्रयोग हुए। उनमें से एक मुख्य पात्र के अर्थ में, दूसरा सामान्य पात्रों के लिए कहा जाता है। और आजकल मुख्य पात्र के लिए अन्य पात्र के लिए मुख्य पात्र के लिए मुख्य पात्र और अन्य पात्र के लिए केवल पात्र शब्द प्रयोग में किया जाता है। अब सबसे पहले हम ये जाने कि नायिका भेद क्या है। हमने देखा नायक भेद क्या है, नायिका भेद नहीं, नायक भेद क्या है। तो नायक शब्द की व्युत्पत्ति नी धातु से हुई है। निर्णवुल नियते इति नायक। जबकि इस शब्द की रचना को अगर हम संधि से देखें तो 9 + 1, नए + 1 नायक। अब नायक शब्द की जो संधि है उसका अर्थ है ले जाने वाला, यानी किसी भी कृति की मुख्य कथा को विकास या पूर्ण फल की ओर ले जाने वाला नायक कहा जाता है। नी और नवुल से निसंपन्न इस नायक शब्द का अर्थ है ले जाने वाला। ये एक तरह से कर्तृवाचक संज्ञा नी यानी नए धातु के साथ अक प्रत्यय के संयोग से बना है। कृषक खींचने वाला, हल खेलने वाला, गायक गाने वाला, भावक भाव ग्रहण करने वाला। तो नायक शब्द इसी परंपरा में आता है, इसलिए इसकी सूत्रात्मक परिभाषा है नियति इति नायक, यानी जो पात्र या पाठक को रस के या आनंद के, कथा के परिपूर्ण परिपाक के स्तर पर ले जाता है, वही नायक है। इसका अर्थ यह भी हुआ, जैसा नाट्य दर्शकों ने किया, कि प्रधान फल संपन्नो व्यसनी मुख नायक। जब वो प्रधान फल का संपन्नता होती है उसे नायक कहा जाता है। जहां जो आपको प्रधान फल रस की तरफ ले जाए, उसका नेतृत्व करे उस यात्रा का, देवर कॉल्ड नायक। सामान्यतः एक साधारण व्यक्ति जिस अर्थ में नायक शब्द को ग्रहण करता है, वह सामाजिक धरातल से भिन्न परिस्थितियों और अवस्थाओं में बड़ी सावधानी, साहस, उत्साह, कर्मठता, दृढ़ता, सामाजिक क्षेत्र में अपने सबल व्यक्तित्व के कारण जन हृदयों का श्रृंगार बनता है। इस अर्थ में नेता वही हो सकता है जो जीवन की विशिष्ट जीवन शैली से लोगों का प्रतिनिधित्व कर प्रशस्त कर सकता है। ऐसा नेता राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक आदि हो सकता है और बिखरी बिगड़ी स्थितियों में रास्ता निकालकर सफलता को प्राप्त करता है। आइए हम जानें कि नाट्य शास्त्र में नायक को लेकर क्या चिंतन मनन किया गया है। आप जानते हैं कि भारत में ही नहीं अपितु विश्व की पूरी नाट्य और रंगमंच और हम कहेंगे अभिनय की संबंधी सारी चीजों की परंपरा में नाट्य शास्त्र एक तरह से अपनी तरह का विश्व कोश है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे और उसके बाद आचार्य धनंजय ने भी एक शानदार किताब लिखी थी, दशरूपक। तो अब भरत मुनि और ये धनंजय जिसे नायक मानते हैं ना, और उसके लिए कुछ गुणों की कल्पना करते हैं या बताते हैं हमें कि ये गुण उस नायक में होने चाहिए, तो उसके बारे में जाने। नायक कैसा हो? मधुर प्रकृति वाला हो, त्यागी हो, लोकप्रिय हो, कुशल वक्ता हो, उच्च कुल में उत्पन्न हो, स्थिरमति हो, सूरवीर हो, स्वाभिमानी हो, शास्त्रज्ञ हो, तब हम कहेंगे कि वो क्या माना जाएगा? नायक माना जाएगा। अब देखें तो उनके प्रति जो दृष्टि है उसके आधार पर हम गौर करें तो 4 भेद होते हैं, एक दक्षिण, एक अनुकूल, एक सठ और एक धृष्ट। इसी प्रकार इन की संख्या क्रमशः गुणज में 16 हो जाती है। इसमें उत्तम, मध्य और अधम 3 भेद भी है और इस तरह 16 3 48 यानी वो चली जाती है संख्या। और परंपरा में बढ़ती गई देखें तो उसमें दिव्य और अदिव्य नायक भी भेद बनते हैं
तो इस तरह से इसको जोड़ें तो 144 तक संख्या का आंकड़ा पहुंच जाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारी अपनी भारतीय दृष्टि में नायक को लिए क्या कहा गया है और पाश्चात्य दृष्टि में क्या कहा गया है। देखिए, भारतीय नाट्य साहित्य में नायक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और नाट्य साहित्य का संपूर्ण कथानक, हमेशा ध्यान रखिए, नाटक में जितनी भी मूल कथा है वो नायक पर ही केंद्रित है। सारा कार्य व्यापार नायक के द्वारा निबद्ध होता है। नायक की जो सफलता है वह दर्शाई जाती है और वह सभी पात्रों का एक तरह से नेतृत्व करता है और कथा का स्वामी है और वही उसे फलागम तक पहुंचाता है, यानी फल प्राप्ति तक वही ले जाता है। ये भारत में इस तरह से नाटक के बारे में विचार किया गया। लेकिन पश्चिम में क्या किया गया? पाश्चात्य विद्वानों ने यथार्थ का एक पक्ष लेकर जीवन के अनुरूप नायक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। उन्होंने नायक को शास्त्रीय मान्यताओं में आबद्ध नहीं किया, बल्कि ये माना कोई साधारण व्यक्ति भी नायक हो सकता है। सामान्य जन की भांति जिंदगी को जीता हुआ है, यातनाओं को भोगता हुआ, सुख दुख, आशा निराशा, जय पराजय भावों का अनुगमन करता हुआ वो यथार्थ के धरातल पर अपने भोगे जीवन की कहानी को आज के रूप में हमारे सामने रखता है। और जीवन के अनुरूप होने के कारण अंतर्द्वंद, संघर्ष, लघुता, महत्ता दोनों स्थितियां देखने को मिलती है। यही साधारणता इसकी विशेषता होती है। भारतीय और पाश्चात्य मतों पर विचार करने पर सामान्यतः नायक विषयक दृष्टि में कोण में भरत और अरस्तु की मान्यताओं में कोई विशेष अंतर हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये एक बात तय माननी पड़ेगी कि भारतीय आचार्य और पाश्चात्य आचार्य अरस्तु, चाहे वो भरत मुनि है या अरस्तु है, ये दोनों ये मानते हैं कि नायक के अस्तित्व को इनके यहाँ प्रमुखता दी गई है। हमारे यहाँ जहाँ नायक आदर्श, विचारधारा और जीवन मूल्यों का प्रतीक है, वहीं पाश्चात्य परंपरा में उसे एक संघर्षशील योद्धा की तरह लिया गया है। उसके आचार, विचार और नैतिकता और चरित्र की गरिमा का एक तरह से उसका मंडन उसमें वहां भी किया गया है। अगर हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझना चाहें तो आदर्श नायक के जो दोनों दृष्टियों से मिले जुले, यानी भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि में जो दोनों को मिलाकर एक आदर्श नायक के गुणों की सूची बनाएं तो वो क्रमशः इस प्रकार होगी। नायक फल प्राप्ति की करने वाला हो, वह समूह या गण का भला करने वाला हो, वैभवशाली हो, भद्र हो, उदात्त गुणों वाला हो, नायिका के प्रति वफादार हो, सद्गुणी हो, उसमें वाक शक्ति और नेतृत्व शक्ति हो, तटस्थ हो, साक्षर हो तो बहुत ही अच्छा, ज्ञान संपन्न तो जरूर हो, युवक हो, साहसी हो, धार्मिक हो, स्वाभिमानी हो, शूरवीर हो, तेजस्वी और धर्मों का ज्ञाता हो, लोक प्रसिद्ध और इतिहास प्रसिद्ध हो और लोगों में विश्वास या लोगों के दिए विश्वास की रक्षा कर सकता हो, लोक विश्वास उत्पन्न करने वाला हो, शंकाशील न हो, स्पष्ट वक्ता हो, पूर्वाग्रह से युक्त न रहे बल्कि मुक्त रहे और सामान्यतः विषय आदि से मुक्त रहकर उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहे, उसे हम कहेंगे नायक। तो देखिए, मैंने आज के अपने इस कालांश में आपसे 3-4 चीजें साझा की। नंबर 1, रीतिकाल में नायक का अर्थ क्या था, स्वरूप क्या थी। मैंने अग्नि पुराण, 10 रूपकार और उससे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का हवाला देते हुए बताया कि वहाँ नायक और नेता 2 का प्रयोग होता है, आजकल जहाँ मुख्य पात्र और पात्र का प्रयोग होता है। उसके बाद मैंने नायक शब्द की उत्पत्ति आपको बताई। तत्पश्चात मैंने नाट्य शास्त्र में नायक के बारे में जो भारतीय विचार है वो बताए, फिर पाश्चात्य दृष्टि के विचार बताए और फिर आखिर में मैंने आपसे साझा किया कि भारतीय और पाश्चात्य दृष्टियों के मिले जुले योग से किनको हम कह सकते हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो एक नायक में होने अनिवार्य हैं या जिन्हें होना चाहिए, या हम जिन्हें मानते हैं कि एक नायक में ये गुण तो हो ही, उनके बारे में मैंने बताया। अब मैं अपने अगले कालांश में आपसे नायक के स्वरूप पर बातचीत करूंगा। नायक के स्वरूप के पश्चात में नायक के प्रकार और वर्गीकरण पर बात करूंगा और उसके बाद उसमें कुल के आधार पर, शील के आधार पर, समाज के आधार पर, काम प्रवृत्ति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर बात करते हुए अपने इस टॉपिक को विराम देंगे। तो मेरा आग्रह आपसे कि जो बातें मैंने विस्तार से आपके साथ साझा की, जो तथ्य मैंने बताए, जो चीज़ें मैंने पूछी कही, उनको आप भली प्रकार से ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए गूगल इत्यादि, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जो साधन इनको अपनाते हुए और इस बारे में नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक
और अन्य काव्य शास्त्रीय पुस्तकों का पारायण करते हुए इस विषय पर अपने बोध को विकसित करें। नमस्कार, धन्यवाद।